सोचिए कि कोई व्यक्ति एक ऐसी शानदार कार खरीदता है जिसके शीशे पूरी तरह से काले हैं, एकदम डार्क, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखता। और उस कार चलाने वाले को लगता है कि वह दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिप गया है। हाँ, मतलब उसको लगता है कि अब कोई इसको देख ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन उस कार की छत पर ना एक बड़ा सा नियॉन साइन बोर्ड लगा है, जिस पर उस व्यक्ति का नाम, उसका घर का पता और वह कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। है ना? सुनने में ये बात काफी अजीब लग सकती है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में लाखों लोग अपनी प्राइवेसी के नाम पर ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। और उस काले शीशे का या उस नियॉन साइन वाली कार का नाम है वीपीएन। एग्जैक्टली। आज के इस डीप डाइव में हम इसी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन की दुनिया का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि इंटरनेट पर सुरक्षा का मतलब बस एक ऐप इंस्टॉल करना। हाँ, क्योंकि इंटरनेट पर हर जगह यही सलाह मिलती है ना। वही तो, कि बस एक बटन दबाओ और बस हम रातों रात डिजिटल दुनिया में पूरी तरह अदृश्य और सुरक्षित हो गए, एकदम किसी जादुई कवच की तरह। देखिए, ये जो सिंगल क्लिक सुरक्षा का विचार है ना, ये बहुत लुभावना है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित है कि आखिर क्यों हम इन मिथकों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। सही बात है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें, तो इंसानी दिमाग हमेशा जटिल समस्याओं का एक सिल्वर बुलेट यानी अचूक और आसान समाधान ढूंढता है। अब साइबर सुरक्षा वैसे ही बहुत उलझी हुई और डराने वाली चीज लगती है। हाँ, सबको टेक्निकल लगता है। बिल्कुल। इसलिए जब कोई टेक कंपनी मार्केटिंग करती है कि बस ये एक ऐप डाउनलोड करो और सारी चिंताएं खत्म, तो लोग बिना सवाल के उस पर यकीन कर लेते हैं। मैं सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। और आज जिन दस्तावेजों और रिसर्च नोट्स पर हम नजर डाल रहे हैं, वे इस परफेक्ट सुरक्षा के भ्रम को ना पूरी तरह से तोड़ देते हैं। एकदम सही कहा। तो इन नोट्स के आधार पर आज हमारा मिशन यही समझना है कि क्या वाकई वीपीएन कोई जादुई ढाल है या सिर्फ एक झलावा। हम केवल इस पर बात नहीं करेंगे कि कौन से दावे झूठे हैं, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि वे तकनीकी रूप से कैसे और क्यों झूठे हैं। हाँ, क्योंकि इंटरनेट के इस धुंधले परिदृश्य में चीजें वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी वे विज्ञापनों में दिखती हैं। आज हम इसी की परतें उधेड़ने वाले हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस एक चीज से करते हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बिकती है, और वो है मुफ्त या फ्री का टैग। फ्री वीपीएन्स, ये तो सबसे बड़ा जाल है। वही डेटा बताता है कि ज्यादातर यूजर्स वीपीएन की दुनिया में ना मुफ्त ऐप्स के जरिए ही कदम रखते हैं। ऐप स्टोर पर गए, फ्री वीपीएन सर्च किया और सबसे ऊपर जो आया उसे डाउनलोड कर लिया। हाँ, बहुत कॉमन आदत है ये। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े सर्वर्स चलाना, दुनिया भर में नेटवर्क बिछाना और उन्हें मेंटेन करना, ये सब करोड़ों का खेल है। सही बात है, इसमें बहुत पैसा लगता है। तो अगर ये कंपनियां यूजर से एक भी पैसा नहीं ले रही हैं, तो इनका बिजनेस आखिर चल कैसे रहा है? क्या इनका कोई अलग ही फंडा है? ये इंटरनेट के अर्थशास्त्र का सबसे कड़वा सच है। अगर कोई प्रोडक्ट मुफ्त है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि असल प्रोडक्ट वो यूजर ही है। ओह, वही पुरानी कहावत, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। आज की रिसर्च एकदम स्पष्ट करती है कि फ्री वीपीएन प्रोवाइडर्स के लिए प्राइवेसी कोई सेवा नहीं है, बल्कि वह एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। एक कंपनी को अपने लाखों डॉलर के सर्वर का बिल चुकाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए होगा ना। हाँ, हवा से तो सर्वर नहीं चलेंगे। इसलिए वो सुरक्षा देने के बजाय उसी ब्राउजिंग डेटा को मोनेटाइज करने लगते हैं, यानी उस डेटा से पैसे बनाने लगते हैं। एक सेकंड, मुझे इसे थोड़ा और समझने दीजिए। मतलब जिस ऐप को लोगों ने इसलिए डाउनलोड किया था ताकि कोई उनका डेटा ना देख सके, वही ऐप उनका डेटा इकट्ठा करके बेच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये टेक्निकी रूप से कैसे काम करता है और क्या ये लीगली अलाउड है? ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, और नियम व शर्तों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस के लंबे चौड़े पन्ने होते हैं ना, उनमें ये बात छुपी होती है, जिसे कोई पढ़ता नहीं है। वो जो आई एग्री वाला लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है, कोई नहीं पढ़ता उसे। सही कहा। जब कोई यूजर किसी मुफ्त वीपीएन से जुड़ता है, तो उसका सारा इंटरनेट ट्रैफिक उस कंपनी के सर्वर से होकर गुजरता है। अब उस सर्वर के पास उस यूजर की ब्राउजिंग एक्टिविटी, असली आईपी एड्रेस, लोकेशन और ऑनलाइन आदतों का पूरा रिकॉर्ड होता है। बाप रे, मतलब सब कुछ। हाँ, फिर वे इस डेटा की एक पूरी प्रोफाइल बनाते हैं और उसे डेटा ब्रोकर्स, विज्ञापन दाताओं या थर्ड पार्टी कंपनियों को नीलाम कर देते हैं।
उन्हें बेच देते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही चक्कर हो गया जैसे किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए एक बहुत महंगा गार्ड रखा हो और बाद में पता चले कि वह गार्ड ही पूरे मोहल्ले के चोरों को घर का नक्शा बेच रहा है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। सुरक्षा का टूल ही असल में सबसे बड़ा जासूस बन गया। और बात सिर्फ डेटा बेचने तक सीमित नहीं है। अच्छा, इसके आगे भी कुछ है? अगर हम तकनीकी पहलू पर और गहराई से जाएं, तो रिसर्च बताती है कि कई फ्री वीपीएन बहुत पुरानी और कमजोर इंक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब वही ना, डेटा को लॉक करना? हाँ, इंक्रिप्शन का मतलब है डेटा को एक ऐसे कोड में बदल देना जिसे कोई पढ़ ना सके। लेकिन मुफ्त ऐप्स इस महंगे प्रोसेस पर पैसा खर्च नहीं करते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हैकर्स के लिए वे डेटा पैकेट्स अभी भी आसानी से पढ़े जा सकते हैं? बिल्कुल। कुछ मामलों में तो वे डेटा को इनक्रिप्ट ही नहीं करते। वे सिर्फ कनेक्शन सुरक्षित होने का नाटक करते हैं। ये तो धोखा है। और इसके अलावा कुछ संदिग्ध ऐप्स तो और भी आगे निकल जाते हैं। वे यूजर्स की ब्राउजिंग के बीच में ही अपने विज्ञापन डाल देते हैं, छिपे हुए ट्रैकर्स लगा देते हैं और वेट, मैलवेयर भी? हाँ, कभी-कभी तो सिस्टम में मैलवेयर भी इंजेक्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि वे हैकर से बच रहे हैं, जबकि वे खुद एक वायरस को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ये सच में काफी डरावना है। और एक बात और, जब इतने सारे लोग इन मुफ्त ऐप्स पर टूट पड़ते हैं तो उनके सर्वर्स का क्या हाल होता होगा? यही एक और बड़ी समस्या है, सर्वर कंजेशन, यानी भारी भीड़। मुफ्त सेवाओं के पास दुनिया भर में गिने चुने ही सर्वर्स होते हैं। हाँ, फ्री ने कितने ही सर्वर्स लगाएंगे वो? सही बात है। तो जब लाखों लोग एक साथ उन गिने चुने सर्वर से जुड़ते हैं तो इंटरनेट की स्पीड एकदम रेंगने लगती है। हाँ, ये तो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वीपीएन ऑन करते ही यूट्यूब वीडियोस बफर होने लगते हैं। स्पीड तो कम होती ही है, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से देखें तो इसका एक और खतरनाक पहलू है। जब हजारों लोग एक ही सर्वर और एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो उस आईपी पर बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियां भी होती हैं। अच्छा, मतलब स्पैमिंग वगैरह? हाँ, इसके कारण वह आईपी एड्रेस बहुत सी वेबसाइट्स और बैंकिंग पोर्टल्स द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ओह, तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कई फ्री ऐप्स बड़े-बड़े अक्षरों में नो लॉग्स का दावा करते हैं। नो लॉग्स मतलब हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। एग्जैक्टली, जिसका मतलब है कि वे कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। लेकिन जब कोई सरकार या एजेंसी उनसे डेटा मांगती है तो वे तुरंत सारा इतिहास सौंप देते हैं, क्योंकि हकीकत में वे सब कुछ स्टोर कर रहे थे। तो जो प्राइवेसी का वादा था वो पूरी तरह से खोखला निकला। आज के दस्तावेजों ने ना इस पूरी हकीकत को एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला में पिरोया है, जिसे हर इंटरनेट यूजर को याद रखना चाहिए। वही फ्री प्लस नो ट्रांसपेरेंसी वाला। हाँ, फॉर्मूला है फ्री प्लस नो ट्रांसपेरेंसी इक्वल्स रिस्क। यानी मुफ्त और पारदर्शिता की कमी का सीधा मतलब है भारी जोखिम। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये फॉर्मूला इस पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई को बस एक लाइन में स्पष्ट कर देता है। चलिए अब यहाँ से चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये बात तो साफ हो गई कि फ्री वीपीएन एक खतरनाक जाल है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी ने वो जाल समझ लिया और उसने एक बहुत ही शानदार टॉप रेटेड पेड वीपीएन का सब्सक्रिप्शन ले लिया पैसे देके। जी। तो क्या अब वह व्यक्ति इंटरनेट पर पूरी तरह से अजेय हो गया, मतलब इनविंसिबल? क्या एक अच्छा वीपीएन इंसान को पूरी तरह से एनोनिमस यानी गुमनाम बना देता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है और सच कहूँ तो ये इस विश्लेषण का सबसे बड़ा मिथ है जिसे आज हमें तोड़ना है। अच्छा, पैसे देकर खरीदा गया वीपीएन यकीनन बहुत सुरक्षित होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूर्ण गुमनामी यानी फुल एनोनिमिटी का दावा निरा झूठ और एक छलावा है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है वीपीएन का मुख्य काम ही तो आईपी एड्रेस बदलना है ना? हाँ, काम तो यही है। तो अगर कोई इंडिया में बैठ के इंटरनेट चला रहा है लेकिन वीपीएन उसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड का आईपी दे रहा है, तो फिर उसे ट्रैक कैसे किया जा सकता है? वो तो स्विस सिटीजन दिख रहा है इंटरनेट को। यहाँ पर हमें ही समझने की जरूरत है कि इंटरनेट पर ट्रैकिंग आखिर काम कैसे करती है। हमारी डिजिटल पहचान ना सिर्फ हमारे आईपी एड्रेस तक सीमित नहीं है। तो और क्या होता है? वेबसाइट्स आजकल बहुत एडवांस हो चुकी हैं। वे कुकीज और सबसे खतरनाक चीज ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करती हैं। ये ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग कैसे काम करती है? ये नाम तो बहुत सुना है मैंने, पर इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है?
मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे देखिए कि जब भी कोई डिवाइस किसी वेबसाइट से जुड़ता है, तो वेबसाइट उस डिवाइस से उसकी कुछ बुनियादी जानकारी मांगती है ताकि वो वेब पेज को ठीक से दिखा सके। बुनियादी जानकारी मतलब? जैसे कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, सिस्टम में कौन-कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, बैटरी कितने प्रतिशत है और टाइम जोन क्या है। अरे पर इसमें तो कोई निजी जानकारी नहीं है ना, ये तो बहुत सामान्य लगता है। सामान्य लगता है, लेकिन यही मैथमेटिक्स का खेल शुरू होता है। जब वेबसाइट इन सभी छोटी-छोटी जानकारियों को एक साथ मिलाती है ना, तो एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है। ओह, सोचिए, करोड़ों कंप्यूटर्स में से शायद ही किसी दूसरे कंप्यूटर का रेजोल्यूशन, फॉन्ट लिस्ट और बैटरी का लेवल बिल्कुल वैसा हो। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है। बाप रे, ये तो कमाल की बात है। तो अब भले ही वीपीएन ने आईपी एड्रेस बदलकर स्विट्जरलैंड का कर दिया हो, लेकिन जैसे ही वह डिवाइस वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट उस फिंगरप्रिंट को पढ़कर तुरंत पहचान लेगी कि अरे, ये तो वही पुराना यूजर है। सच में हैरान करने वाला है ये। मतलब हमारा डिवाइस खुद ही हमारे बारे में सब कुछ बता रहा है। और अगर कोई उस डिवाइस पर अपने गूगल या इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉगिन है, तब तो ये फिंगरप्रिंटिंग और भी आसान हो जाती होगी। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति मुखौटा पहन के किसी पार्टी में जाता है, लेकिन वहां जाके अपना असली आईडी कार्ड सबको दिखाने लगता है। तो उस मुखौटे का क्या फायदा? वही तो, जैसे ही कोई अपने अकाउंट में लॉगिन करता है, उस प्लेटफॉर्म को तुरंत पता चल जाता है कि स्क्रीन के पीछे आखिर बैठा कौन है। वीपीएन सिर्फ कनेक्शन का रास्ता बदलता है, इंसान की पहचान नहीं मिटाता। तो ये सोचना कि वीपीएन पूरी तरह अदृश्य बना देता है, एक बहुत बड़ी भूल है। लेकिन उस दूसरे बड़े मिथ का क्या, जिसमें लोग मानते हैं कि अगर वीपीएन चालू है तो मेरा डिवाइस हैक ही नहीं हो सकता? ये एक और बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है जो लोगों को झूठी सुरक्षा का एहसास कराता है। रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि वीपीएन किसी भी तरह से बेसिक सुरक्षा नियमों का विकल्प नहीं है। कैसे? हैकर्स कैसे आते हैं फिर? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हैकर्स आज काम कैसे करते हैं। वो सिस्टम की तकनीकी खामियों से ज्यादा ना, इंसानी कमजोरियों पर हमला करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग टाइप? हाँ, मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा और सुरक्षित वीपीएन कनेक्शन है, लेकिन उसके ईमेल पर एक फिशिंग लिंक आता है। उसमें लिखा है कि आपका बैंक खाता तुरंत बंद हो रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके पासवर्ड बदलें। और घबराहट में कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक कर देता है और अपना असली पासवर्ड उस नकली वेबसाइट पर डाल देता है। बिल्कुल, ऐसा ही होता है। क्या वहां वीपीएन ने किसी को रोका? नहीं, उसमें वीपीएन क्या करेगा? एग्जैक्टली। वीपीएन का काम उस डेटा को सुरक्षित तरीके से उस नकली वेबसाइट तक पहुंचाना था, और उसने वही किया। इंसान ने खुद अपनी चाबी हैकर के हाथ में दे दी। हाँ, वहाँ वीपीएन की गलती थोड़ी है। इसी तरह, अगर किसी डिवाइस में पहले से कोई मैलवेयर मौजूद है या कोई बहुत ही कमजोर पासवर्ड, जैसे कि पासवर्ड 123 इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सब वीपीएन के चालू रहते हुए भी हैकर्स के लिए खुला दरवाजा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? क्या वीपीएन हर जगह सुरक्षा नहीं देता? इसकी तकनीकी सीमा, लिमिट्स क्या हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। नेटवर्क सुरक्षा की भाषा में वीपीएन केवल इन ट्रांजिट डेटा की सुरक्षा करता है। इन ट्रांजिट, इसका मतलब रास्ते में जाते हुए? हाँ, जब डेटा डिवाइस से निकलकर इंटरनेट के रास्ते सर्वर तक जा रहा होता है ना, केवल उस सफर के दौरान डेटा एक सुरक्षित सुरंग यानी टनल से होकर गुजरता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो डेटा अपनी मंजिल पर पहुंचता है या फिर डिवाइस के अंदर ही कोई समस्या होती है, जिसे हम तकनीकी भाषा में एंड पॉइंट कहते हैं, वहां वीपीएन कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इसे अपने एक एग्जाम्पल से समझूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक बख्तरबंद गाड़ी, आर्मर्ड कार। हाँ, बताइए। जब पैसे बैंक से निकलकर एटीएम तक जा रहे हैं, तब वह बख्तरबंद गाड़ी रास्ते के लुटेरों से उसे बचाती है। यही इन ट्रांजिट सुरक्षा है। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। लेकिन अगर बैंक के अंदर ही कोई चोर बैठा हो या एटीएम मशीन ही नकली हो, तो वो गाड़ी उस पैसे को चोरी होने से नहीं बचा सकती। बहुत खूब, ठीक यही बात है। वीपीएन उन असुरक्षित ऐप्स से नहीं बचाता जो फोन में पहले से बैठे हुए हैं और डेटा चुरा रहे हैं। ये डिवाइस के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों को ठीक नहीं करता, और अगर कोई खुद ही इंटरनेट से कोई खतरनाक फाइल डाउनलोड कर लेता है, तो वीपीएन उसे सिस्टम में तबाही मचाने से नहीं रोक सकता। समझ गया। तो अगर वीपीएन हर बीमारी का इलाज नहीं है, अगर ये इंसान को अदृश्य नहीं बनाता, अजेय नहीं बनाता,
तो फिर इसका असली काम है क्या? इसे लेकर डिजिटल दुनिया में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है। यहाँ मुझे आज के नोट्स में दी गई वो एक लाइन बहुत पसंद आई, जिसने इस पूरी उलझन को एकदम साफ कर दिया। कौन सी लाइन? उसमें लिखा है, ए वीपीएन इज लाइक अ कर्टन नॉट अ फोर्ट्रेस। यानी वीपीएन एक पर्दे की तरह है, किसी मजबूत किले की तरह नहीं। हाँ, ये लाइन वाकई इस पूरे विषय का सार है। अगर हम इस पर्दे वाली बात पर थोड़ा और गहराई से सोचें, तो घर की खिड़की पर लगा पर्दा सिर्फ बाहर से झांकने वालों की नजरों से बचाता है। सड़क से गुजरने वाला कोई अनजान व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि घर के अंदर क्या चल रहा है। सही बात है। पर्दा कोई मजबूत किला नहीं है। बिल्कुल। पर्दा सिर्फ प्राइवेसी देता है, फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि डिजिटल दुनिया में ये किला आखिर कैसे बनाया जाए? इस किले को बनाने के लिए हमें आज के सबसे बड़े सच यानी कोर ट्रूथ को अपनाना होगा। दस्तावेजों में इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहा गया है, वीपीएन सुरक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई जादुई छड़ी नहीं है। हाँ, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक टूल बॉक्स का सिर्फ एक टूल है। साइबर सुरक्षा में असली किला कभी भी एक चीज से नहीं बनता, बल्कि वह सुरक्षा की कई परतों से बनता है, लेयर्स से। इसे ही शायद डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। एग्जैक्टली। तकनीकी भाषा में इसे डिफेंस इन डेप्थ या मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। तो चलिए फिर इन परतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। एक सुरक्षित डिजिटल जीवन के लिए क्या-क्या करना चाहिए? इस किले का ब्लूप्रिंट क्या है? मैं समझाती हूँ। सबसे पहली परत, अगर वीपीएन इस्तेमाल करना ही है तो केवल भरोसेमंद और पैसे देकर खरीदे गए यानी ट्रस्टेड पेड वीपीएन का ही उपयोग होना चाहिए। सही बात है, फ्री वाला नहीं। और यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी की नो लॉग पॉलिसी किसी स्वतंत्र थर्ड पार्टी द्वारा ऑडिट की गई हो। मतलब सिर्फ उनके दावों पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि क्या किसी बाहरी एजेंसी ने उनके सर्वर्स की जांच करके ये साबित किया है कि वो सच में डाटा स्टोर नहीं करते। बिल्कुल। ठीक से ऑडिट किया हुआ वीपीएन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पर्दे का काम करता है। अब आते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत पर, जो किले के दरवाजे मजबूत करती है। वो तो क्या है? वाहिद 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखना। इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ये 2FA काम कैसे करता है? देखिए, 2FA का मतलब सिर्फ दरवाजे पर 2 ताले लगाना नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग तरह के ताले लगाना है। अलग तरह के ताले? हाँ, पहला ताला होता है जो आप जानते हैं, यानी नॉलेज फैक्टर, जैसे कि आपका पासवर्ड, और दूसरा ताला होता है जो आपके पास है, यानी पोजीशन फैक्टर, जैसे मोबाइल फोन जिस पर OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड आता है। ओह, तो अगर हैकर को पासवर्ड मिल भी जाए तो भी वह बिना उस फोन के आपके अकाउंट में नहीं घुस सकता। ये सच में एक बहुत मजबूत दीवार है। तीसरी परत क्या है इस किले की? तीसरी परत है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को हमेशा अपडेट रखना। अक्सर हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स को टाल देते हैं क्योंकि उनमें समय लगता है। हाँ, रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है। ये अपडेट्स कोई झंझट नहीं है, वो असल में किले की दीवारों में पड़ी उन नई दरारों को भरने का काम करते हैं जिन्हें हैकर्स ने हाल ही में खोजा है। कमाल है। और चौथी परत शायद उसी इंसानी कमजोरी के बारे में है जिसकी हमने पहले बात की थी, फिशिंग वाली। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। चौथी परत है फिशिंग हमलों से बचना, संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करना और अनजान फाइल्स को डाउनलोड न करना। इसके लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। हाँ, अगर कोई खुद ही दरवाजा खोलकर दुश्मन को अंदर बुला लेगा तो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम क्या करेगा? वही बात है ना। और पासवर्ड्स की समस्या का क्या समाधान है? लोग आज भी हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। मेरा नाम @123 टाइप का। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एक अकाउंट हैक हुआ तो सारे हैक हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? इसलिए पंछी परत यही है कि हर अकाउंट के लिए एक लंबा, मजबूत और बिल्कुल अलग यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल किया जाए। पर इतने सारे पासवर्ड याद कैसे रखे कोई? चूंकि इंसानी दिमाग के लिए इतने सारे जटिल पासवर्ड याद रखना नामुमकिन है, इसलिए एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर ऐप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो सारे पासवर्ड्स को एक तिजोरी में सुरक्षित रखता है। ये काफी प्रैक्टिकल सलाह है। और अंत में इस डिफेंस सिस्टम की छठी परत क्या है? छठी और आखिरी परत है एक अच्छे एंटीवायरस और ब्राउजर सिक्योरिटी एक्सटेंशन का उपयोग करना। ये किले के अंदर तैनात गार्ड्स की तरह हैं।
जो अंदर आने के बाद भी नजर रखते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई खतरा इन ट्रांजिट सुरक्षा को पार कर भी ले या कोई गलती से गलत फाइल डाउनलोड कर ले तो सिस्टम उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ ले और नष्ट कर दे। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि स्मार्ट डिजिटल सुरक्षा का मतलब सिर्फ ऐप स्टोर पर जाकर एक बटन दबाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सुरक्षा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है। ये जागरूकता और सुरक्षा की उन कई परतों का एक मिला-जुला रूप है जिसकी हमने अभी बात की। एक अच्छा वीपीएन बेशक प्राइवेसी के लिए एक बेहतरीन टूल है, लेकिन वह किसी को पूरी तरह अदृश्य या अजेय नहीं बनाता। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, डिजिटल दुनिया में ज्ञान और सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। सही बात है। ये विश्लेषण वाकई उन सभी भ्रांतियों को दूर करने वाला रहा जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से बेकी जा रही हैं। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात रखना चाहती हूँ जो इस पूरी जानकारी से निकलती है, एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती है। कैसा सवाल? देखिए, आज की रिसर्च के आधार पर हमने देखा कि कैसे मुफ्त वीपीएन असल में हमारे ही डेटा का व्यापार कर रहे हैं। हमारी प्राइवेसी ही उनका प्रोडक्ट बन गई है। हाँ, ये तो हमने डिटेल में समझा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर मिलने वाली बाकी ढेरों मुफ्त सेवाएं, जैसे कि हमारा फ्री ईमेल अकाउंट, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां हम घंटों बिताते हैं, या वो मुफ्त क्लाउड स्टोरेज जहां हम अपनी सबसे निजी तस्वीरें और दस्तावेज रखते हैं, वे सब हमारी डिजिटल आदतों और हमारी प्राइवेसी के साथ आखिर क्या कर रहे होंगे? क्या इस विशाल इंटरनेट की दुनिया में मुफ्त नाम की कोई चीज सच में मौजूद भी है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक दिमाग में घूमता रहेगा। जो पर्दे हमें मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, कहीं वही पर्दे हमारी जासूसी तो नहीं कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज की ये गहराई भरी चर्चा, ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। डिजिटल दुनिया के हर पहलू को ऐसे ही बारीकी से समझते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा जागरूक रहिए।